एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे किस प्रकार से चीन का एक खिलौना इंडियन ओशन में घूम रहा है और ये बहुत घातक खिलौना है। इस खिलौने के बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे और किस प्रकार से ये इंडोनेशिया के मछुआरों के हाथ में लग गया, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्काईरॉस की, जो कि एक एक्सरसाइज होने वाली है। पोखरण में ये एक्सरसाइज होने वाली है। इसका क्या औचित्य है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें फ्रेंच रफेल भी भाग लेने वाले हैं, 4 फ्रेंच रफेल भाग लेने वाले हैं और भारत के जो 11 रफेल हैं वो भी भाग लेने वाले हैं। इस एयर एक्सरसाइज का सबसे बड़ा मकसद जो सामने देखने को मिलता है वो इंटर ऑपरेबिलिटी देखने को मिलता है। जो फ्रेंच रफेल हैं वो A330 एयरक्राफ्ट के साथ आएंगे, टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ आएंगे। यही टैंकर एयरक्राफ्ट भारत भी लेना चाह रहा है। एयरबस के ये टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं और अत्याधुनिक टैंकर एयरक्राफ्ट हैं। 6 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट भारत भी लेना चाहता है। तो हो सकता है कि ये टैंकर एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज में किस प्रकार से बिहेव करे, इस पर ये डिसीजन लिया जा सकता है कि इन टैंकर एयरक्राफ्ट को लेना है कि नहीं लेना है। इसके अलावा इंटरऑपरेबिलिटी की बात तो मैंने की, पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात की किस प्रकार की इंटरऑपरेबिलिटी। आपको पता है कि हमारे पास एयर पावर थोड़ी कम है जितनी होनी चाहिए। जितना जानकारों का आंकड़ा है कि 42 स्क्वाड्रन होना चाहिए, 33 स्क्वाड्रन ही हमारे पास हैं एयर फोर्स के। और यदि चीन और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ हमारी जंग हो जाती है तो एयर स्क्वाड्रन हमारे पास कम पड़ेगा, ये जानकारों का मानना है। तो अभी हमने देखा कि चीन और पाकिस्तान आपस में एक्सरसाइज किए। उनकी जो शाहीन एक्सरसाइज थी वो हुई और वो भी भारत के बॉर्डर के क्लोज में थी। अभी ये जो पोखरण में एक्सरसाइज होने वाली है वो पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज में है, क्योंकि पोखरण एकदम लगता हुआ जगह पड़ता है पाकिस्तानी बॉर्डर पे। यहाँ पर अगर हमारे पास एयर स्ट्रेंथ कम पड़ती है तो इस एक्सरसाइज के माध्यम से फ्रेंच रफेल्स को भी ये पता होगा, फ्रेंच पायलट्स को भी ये पता होगा किस प्रकार से इस कंडीशन में बिहेव करते हैं, किस प्रकार से इस इलाके में पाकिस्तान को मजा चखाया जा सकता है, भारत की तरफ से किस प्रकार से लड़ा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब चीन के साथ स्टैंड ऑफ भारत का हुआ तो फ्रांस ही पहली कंट्री थी और फ्लोरेंस पार्ले उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर थी, उन्होंने ये कहा था साफ साफ कि चीन के खिलाफ भारत के साथ फ्रांस किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पर एयर सपोर्ट भारत को कंफर्म है कि फ्रांस की तरफ से मिलेगा जब कोई वर्स कंडीशन आएगी। इस वर्स कंडीशन को भांपते हुए और समर की तैयारी करते हुए भारत, मुझे लगता है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है, जो कि पोखरण के बिल्कुल नजदीक होने वाली है। क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच में इस समय पे ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। ये कुछ नई एक्सरसाइज है और इसके माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी दोनों ही प्रकार के रफेल, भारतीय रफेल और फ्रांस के रफेल में उनके बीच में होने वाली है, उनके पायलटों के बीच में होने वाली है। हमको पता है कि 36 रफेल में से 11 रफेल भारत आ चुके हैं, 7 रफेल अभी भी फ्रांस में हैं और भारतीय जो पायलट है उसको चलाना सीख रहे हैं। वो भारत को ऑलरेडी हैंडओवर कर दिए गए हैं और फ्रांस में हैंडओवर किए गए हैं। ये भी माना जा रहा था कि जब ये फ्रेंच रफेल्स भारत आएंगे तो इन्हीं के साथ 3 और रफेल फ्रांस से उड़कर भारत आ सकते हैं, पर अभी इस पर बहुत ज्यादा निर्णय निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि टैंकर एयरक्राफ्ट भी साथ में आ रहा है। तो हो सकता है कि भारतीय 3 रफेल भी आ जाएं, पर अभी इस पर कोई निर्णय बिल्कुल निकलकर सामने नहीं आया है। फ्रांस के जो रफेल आ रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से उड़ के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सरसाइज को अंजाम देने के बाद भारत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक और औचित्य है ये कि भारतीय रफेल जो भारत में अभी स्क्वाड्रन बना हुआ है, उनको किसी वॉर गेम में किस प्रकार से बिहेव करना है, किस प्रकार से मनोवर करना है, किस प्रकार से एक रियल कंडीशन को भापना है या रियल कंडीशन उनको दी जाएगी कि इस प्रकार से यदि युद्ध की कंडीशन आ जाती है तो रफेल के पायलटों को इस प्रकार से बिहेव करना है या इस प्रकार से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है। ये सारी चीजें इसी एक्सरसाइज के माध्यम से सीखी जाएंगी। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज, अगर हम रफेल के पायलट्स की बात करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज मानी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं चीन के उस खिलौने को जिसको सी विंग कहा जाता है, और ये चाइना ने 2016 में कहा जा रहा है कि जब उन्होंने अमेरिकी इस प्रकार के अंडर वाटर ड्रोन को पकड़ा था उससे ही सीखा है, और इसी प्रकार का अंडर वाटर ड्रोन इंडोनेशिया के मछुआरों के द्वारा पकड़ लिया गया है। 20 दिसंबर को ये पकड़ा गया था। इसके बाद उनकी मिलिट्री को इसको सौंप दिया गया और यह चीज पता लग रही है कि ये उस रास्ते पर था जो कि साउथ चाइना सी से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। ये मेन रूट पर था। चीन इस प्रकार के जो अपने खिलौने हैं वो काफी डिप्लॉय किया हुआ है और इंडियन ओशन में कुछ 12 इस प्रकार के जो अंडर वाटर ड्रोन्स या अंडर वाटर सबमरीन
अनमैन्ड सबमरीन आप कह सकते हैं, उसको डिप्लॉय किया हुआ है 12। और वो कहता है कि इससे वो पानी की सैलिनिटी देखता है, ओशनोग्राफी में इस्तेमाल करता है, पानी की क्या कंडीशन है, उसमें जैव व्यवस्था कैसी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेता है। पर ये बिल्कुल झूठ है। उनकी मिलिट्री इसका इस्तेमाल करती है और ये जगह जगह घूमते हुए कभी ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर पर पहुंच जाती है, ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के पास कहीं पहुंच जाती है, या साउथ चाइना सी के देशों के आइलैंड के पास पहुंच जाती है और वहां पर देखती है कि जो शिप्स का आवाजाही है वो कैसी है। अगर शिप वहां पर घूम रही हैं तो वो किस प्रकार से कम्युनिकेशन कर रही हैं, क्या बातचीत हो रही है, ये सारी चीज सुनने के लिए वो अपने इस खिलौने को डिप्लॉय किए रहते हैं। इसमें आगे की तरफ से 3 सेंसर्स लगे होते हैं जो कि उसके नोज पे लगे होते हैं। इसका फोल्डेबल विंग होता है, एक सिंगल टेल विंग होता है। इसके अलावा पीछे की तरफ एक एंटीना होता है जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प करता है या कम्युनिकेशन करने के लिए ही उसको लगाया गया है। तो इस प्रकार की चीजें जो इंडियन ओशन में घूम रही हैं और ऑस्ट्रेलिया के आसपास घूम रही हैं, वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के लिए यानी कि क्वाड के लिए एक खतरे की घंटी मानी जा सकती है और उनको जगाती है कि इस पर कुछ ना कुछ करना जरूरी है। बात करते हैं जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा एक एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है जो कि कहा जा रहा है कि 2024 तक सामने आ सकता है। इसका छोटा वेरिएंट सामने आ सकता है। वो 3 प्रकार के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और 2035 तक उसको इंडक्ट करना है उनको। 2035 तक आप जानते हैं कि उनकी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी उन्होंने इंडक्ट करने का जो प्लान है वो बनाया हुआ है। साथ ही साथ ये पैरेलल प्लान भी चलेगा जो कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होने वाला है, फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। इसके पहले फेज में वो रिमोटली कंट्रोल्ड अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं जो कि वेपन्स के साथ होगा। इसके बाद ये एयरक्राफ्ट जो कि वेपन्स के साथ होगा वो किसी मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट हो सके, जैसे कि हम स्वार्म ड्रोन्स की बात करते हैं तो इसी प्रकार से वो ऑपरेट हो सके, इस प्रकार की चीजें करेंगे। इसके बाद वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं जो कि कुछ अनमैन्ड एयरक्राफ्टों को ऑपरेट करेगा, यानी कि पूरा का पूरा स्क्वाड्रन अनमैन्ड होने वाला है। तो 3 फेज में ये उनका प्रोजेक्ट होने वाला है जो कि उन्होंने समयावधि 2035 तक रखी है। काफी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अमेरिका अभी तक इसको कंप्लीट नहीं कर पाया, हालांकि अमेरिका की 2-3 कंपनीज इस पर काम कर रही हैं, स्वार्म ड्रोन्स पर काम कर रही हैं और हो सकता है कि 2 से 3 साल में उनको पूरी कामयाबी हासिल हो जाए। जापान ये भी चाह रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में यूएस और फ्रांस उसका साथ दे और आगे चल के हो सकता है कि वो साथ दे भी जब यूएस के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। तो जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है वो स्वार्म ड्रोन ही है और भारत आप जानते हैं कि इस पर पहले से ही काम कर रहा है, पर अभी कोई बहुत बड़ी चीज निकलकर सामने नहीं आई है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।